Hello friends, in this video we will discuss about Biot and Savart law और we can say Biot Savart law। देखिए Biot Savart law जो है is an experimental law predicted by Biot and Savart। It deals with the magnetic field induction। It deals with the magnetic field induction at any point P due to a small current element। ठीक है, ये स्मॉल करंट एलिमेंट ये होगा। ठीक है, तो जैसे एक कंडक्टर यहाँ पर बनाते हैं हम, जैसे इस तरह से ये एक्स वाई, ये कोई कंडक्टर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो करता है। मान लेते हैं इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक लाइन एलिमेंट लेते हैं इस तरह से डी एल। ये जो डी एल है ये उसकी डायरेक्शन ये होगी लाइन एलिमेंट की। ठीक है, और हमें पता है कि जब क्या है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर छोटा सा हम क्या लाइन एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो जो लाइन एलिमेंट लेंगे इसके अंदर भी करंट कितना फ्लो करेगा, आई ही फ्लो करेगा इसके अंदर भी, तो ये एक आपका एक करंट एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। आई डी एल जो होगा वो एक करंट एलिमेंट बन जाएगा। तो फिर क्या है, पॉइंट पी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी तक, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। का आर से इसको लिखते हैं, यह है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो बायोट सेवर्ट लॉ में क्या बताता है कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है डीबी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो भी स्मॉल होगा, तो इसलिए हम उसको डीबी से लिख रहे हैं। तो बायोट सेवर्ट ने हमें बताया कि जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एक्स वाई। और बताया इसने कि डीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी एल के, जो लाइन एलिमेंट हमने लिया है। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। साइन थीटा जो क्या है, इसमें थीटा जो है वो एंगल है करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। फोर्थ क्या था इसमें, डीबी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आपका जो सोर्स है, सोर्स क्या है यहाँ पर एक करंट एलिमेंट है, और पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके बीच का ये जो सेपरेशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इन चारों फैक्टर को जब कंबाइन करके हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो डी क्या होगा आपका। ठीक है, कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर्स वी कैन राइट डी बी इज इक्वल डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। इस साइन को हटाने के लिए, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, के क्या है यहाँ पर, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट पे। ठीक है, कि हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट जो है चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इफ़ अगर हम ऐसा सिस्टम की बात करें फॉर एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम के लिए के की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, परमिएबिलिटी है,
परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर बोलेंगे एयर, ठीक है, फ्री स्पेस और एयर, ये उसकी परमिबिलिटी है। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि ऐसे सिस्टम के लिए के की वैल्यू ये होती है, एंड फॉर CGS सिस्टम, ठीक है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से के की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो वैल्यू आई है वो क्या होगी, यहाँ पर जो dB होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, dB इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, ठीक है। ये एक लाइन एलिमेंट है, सॉरी करंट एलिमेंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और देखो इसका जो यहाँ पर साइन थीटा आया है, तो साइन थीटा कब आता है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसका होगा, एक तो करंट एलिमेंट का होगा और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और डिवाइड में R क्यूब होगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। तो ये है इसकी वेक्टर फॉर्म। फिर हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी कि बी की डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे पास ये रिलेशन आई है, या फिर यहाँ से ये देखो, इससे अगर हमें टोटल फील्ड फाइंड करना है, टोटल फील्ड इंडक्शन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करके हमारे पास जो है पूरी वायर की वजह से जो है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू आ जाएगी पी पॉइंट पर, ठीक है। तो अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए डायरेक्शन जो होगी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस रिलेशन से, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी लिखे है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो dB है उसकी डायरेक्शन जो है, यहाँ पर देखो इसमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। और जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ऐसे A क्रॉस B करते हैं हम, तो एक नया वेक्टर आता है, और जो नया वेक्टर होता है वो जिस प्लेन में A और B लाई करेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो करंट एलिमेंट है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिस प्लेन में ये लाई करें, तो जो नया वेक्टर होगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो बोर्ड का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा, और या तो वो अबव द प्लेन होगा या फिर बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। डायरेक्शन उसकी अबव भी हो सकती है, बिलो भी हो सकती है, वो डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करेंगे, जिससे हम यहाँ पर डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड रूल या फिर बोलेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल या फिर स्क्रू रूल, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे। देखिए राइट हैंड रूल का यूज़ करना है यहाँ पर। तो करंट एलिमेंट क्रॉस आर, तो यहाँ पर देखिए ये राइट हैंड है, ये करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, तो फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, करंट एलिमेंट क्रॉस आर, तो जो थंब की डायरेक्शन बनेगी, थंब अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन देगा, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है, या फिर उस प्लेन के जिसमें ये करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाई करें, उस प्लेन के परपेंडिकुलर और बिलो द प्लेन है, यानी कि नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अगर ये पॉइंट P इधर लाई करता तो क्या होता, अगर ये पॉइंट P यहाँ पर लाई करता तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ करते इस डायरेक्शन में, इस तरह से, ठीक है। ये R होता, तब हम फिंगर को ऐसे करके देते कि राइट हैंड रूल लगाएंगे, ऐसे DL क्रॉस R इस तरह से, तो थंब की डायरेक्शन अब किधर हो रही है, आउटवर्ड हो रही है, बाहर की तरफ, ठीक है। यानी कि अगर पॉइंट P यहाँ पर होता तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है और अबव द प्लेन होती है, ठीक है। यानी कि उसको हम यहाँ पर एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते थे B को, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको, अभी इस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ, तो उसको एक क्रॉस से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को, ठीक है। तो यही बात की हमने यहाँ पर डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमने बायोट-सैवर्ट लॉ यहाँ पर फाइंड किया है। तो देखिए यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, ये जो लिखी हुई है, ठीक है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसको अगर हमें करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी मीन्स जे, ठीक है। करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखना तो हम इसको कैसे लिखेंगे, या फिर बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। कैसे लिखेंगे, देखो हमें जे जो होता है, जे क्या होता है, पहले देखो जे ये करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, आई डिवाइड बाई ए एरिया वेक्टर, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको ऊपर और नीचे, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह अगर डी एल से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, डी एल और नीचे भी ऐसे डी एल, ठीक है। देखो एरिया और डी एल का जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, तो ये वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये जो है क्या बन जाएगा, एरिया इंटू डी एल जो होगा ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये आई डी एल और नीचे है ये वॉल्यूम, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम को इसको डी वी से लिखेंगे। तो यहाँ से फिर ये क्या होगा, आई डी एल इज इक्वल टू जे इंटू डी वी। डी वी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आई डी एल को रिप्लेस करेंगे जे डी वी से, तो क्या होगा फिर डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आई डी एल की जगह लिखेंगे जे वेक्टर क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और साथ में यहाँ पर आएगा डी वी, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक इस जो बायोट-सैवर्ट लॉ हमने यहाँ पर फाइंड किया है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, इसको फिर हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, तो देखिए डी बी जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आई की जगह मैं क्या लिखूँगा, आई क्या है, यहाँ पर करंट है। करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग इन एनी सर्किट और इन एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी होता है। यहाँ पर है डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो क्यू है ये चार्ज है यहाँ पर, और देखो डी एल डिवाइडेड बाई 2, अगर इसके नीचे ये टाइम लिखता हूँ मैं डी एल के साथ, डी एल के डिनोमिनेटर में टाइम लिखता हूँ, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है, तो इसको मैं वेलोसिटी से रिप्लेस करूँगा, फिर बन जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू ये वेलोसिटी बन जाएगा क्रॉस आर और डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को, या फिर बोलेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ को, इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिखा है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट जो है बायोट-सैवर्ट लॉ में वो हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड कूलम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि जो है कूलम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, कूलम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, एंड बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इनका हम यहाँ पर करेंगे कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो देखिए यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं। कूलम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए जो कूलम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, किसी स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मैथमेटिकली, हम उसको ऐसे लिखते हैं, ई जो होता है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आर कैप, ठीक है। इस तरह से आर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखते हैं। इधर जो हमने फाइंड किया है बायोट-सावर्ट से डी बी, हमने कैसे लिखा डी बी को, डी बी इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको लिखा है आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने बायोट-सावर्ट से फाइंड किया है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ की। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी, सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो देखो जो यहाँ पर सोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर सोर्स क्या है, ये चार्ज है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो ये एक करंट एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो है दोनों लीनियर हैं, ठीक है, यानी कि ई के साथ देखो ये जो है ना, ये इनका जो कम्बिनेशन है ये क्या है, दे आर लीनियर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये चार्ज जो है ये भी लीनियर है, और उधर करंट एलिमेंट जो है वो भी लीनियर है, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसमें, ठीक है, तो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो पहला तो यही हो गया इसमें, द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर इन इट्स सोर्स आइडियल जस्ट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीनियर इन इट्स सोर्स, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, मैग्नेटिक फील्ड है जो है वो लीनियर है सोर्स के साथ यानी कि आइडियल के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ लीनियर है, चार्ज के साथ, ठीक है, चार्ज के साथ लीनियर है। चार्ज को हम सोर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि चार्ज, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जैसे ऐसे करते हैं कि मान लीजिए जैसे पॉजिटिव चार्ज जैसे रखा हमने, और पी पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे आर, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने ये ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी चार्ज, ये क्यू माना था हमने, ठीक है, प्लस क्यू मान लेते हैं, ये क्यू चार्ज है। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा ई जो होगा वो इस सोर्स क्या है, यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर ये चार्ज क्यू चार्ज, ठीक है, तो क्यू के साथ वो लीनियर है, ठीक है। तो दूसरी सिमिलैरिटी क्या होगी इसमें, ठीक है, यहाँ पर दोनों के दोनों जो फील्ड हैं, बोथ द फील्ड जो हैं दे ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉलो करती है वो, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करते हैं कि एक से ज़्यादा फील्ड, ठीक है, एक पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना है, ये पी पॉइंट है, और यहाँ पर बहुत सारे चार्जेज हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होंगे इस तरह से, यहाँ पर ये Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, ऐसे बहुत सारे चार्जेज होंगे, और उन चार्जेज की वजह से यहाँ पर हमें फील्ड फाइंड करना है। तो हम जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, जो टोटल फील्ड होता है, नेट फील्ड होता है, उसे क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, E2 प्लस E3 और n चार्जेज होंगे तो अप टू En, ठीक है। इस तरह से उसको ऐड करेंगे, उसका वेक्टर एडिशन करेंगे, तो इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसे ही होता है कि अगर वहाँ पर बहुत सारे करंट एलिमेंट हैं तो उनकी वजह से जो फील्ड होगा उसे हम जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी फाइंड करेंगे, ठीक है, जैसे इस तरह से हमने ये कंडक्टर ड्रॉ किया था x, और ये y था, ये पॉइंट P था, यहाँ पर एक करंट एलिमेंट यहाँ पर लिया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या किया हमने, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो ऐसे करंट एलिमेंट तो इसके अंदर बहुत सारे बन जाएंगे, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, और यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो करंट एलिमेंट तो आप जितने मर्जी यहाँ पर ले सकते हैं, और उनकी वजह से जो फील्ड होगा पी पॉइंट पर, जो टोटल फील्ड फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद वहाँ पर जो आपका फील्ड का क्या होगा, वेक्टर सम हो जाएगा, तो वेक्टर एडिशन वहाँ पर हम कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें सिमिलैरिटी, थर्ड सिमिलैरिटी क्या होगी, थर्ड सिमिलैरिटी ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फॉलो करती है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसके, ठीक है, ये जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये तो हमने जैसे वेक्टर फॉर्म में लिखा है, जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पर ये है ना,
आइडियल क्रॉस आर, तो यहाँ पर क्या आएगा आइडियल आर साइन थीटा। एक आर से ये यहाँ पर पावर जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर पावर 2 बची, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे जो है और वो आर स्क्वायर ही बचता है आपका, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों क्या है, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये तो सिमिलैरिटीज़ की बात करी हमने। फिर हम बात करेंगे इसमें डिससिमिलैरिटीज़ की, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर डिससिमिलैरिटीज़, ठीक है। डिससिमिलैरिटीज़ मीन्स इसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो डिफरेंस जो है वो हम देख पा रहे हैं, जैसे ऊपर मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखी है इनकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सोर्स चार्ज है, ठीक है, या फिर जो सोर्स चार्ज यहाँ पर बोलेंगे सिर्फ सोर्स जो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में जो सोर्स है, सोर्स क्या वहाँ पर करंट एलिमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोर्स है, ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सोर्स इज स्केलर, सोर्स जो है स्केलर है। बट इन बायोट-सैवर्ट लॉ या फिर इन मैग्नेटिक फील्ड जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स क्या वहाँ पर करंट एलिमेंट है आइडियल इज वो क्या है वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर सोर्स क्या है, ये चार्ज है, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा इसमें, ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखी है यहाँ पर कोई थीटा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में वहाँ पर आपको दिख रहा है कि आइडियल क्रॉस आर है, तो जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पर एक साइन थीटा आएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ इसको एक्सप्लेन करके, क्या आएगा ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब और एन कैप, ठीक है। तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है। यहाँ पर देखो साइन थीटा आया, ठीक है, ये है साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा वगैरह कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक डिफरेंस इसके अंदर ये है। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये हो जाएगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वहाँ पर जो सोर्स चार्ज है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वहाँ पर उसके बीच में कोई एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट एलिमेंट है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वहाँ पर उसके बीच में एंगल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एंगल पे ही आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये हो गया। थर्ड डिफरेंस इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, देखिए तीसरा डिफरेंस क्या होगा इसमें, तो थर्ड डिफरेंस जो है इसमें क्या होगा, थर्ड डिफरेंस होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इट एक्ट्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने ड्रॉ किया था तो ये उसी के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्ट होता है, उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया था, पी पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना था, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने ड्रॉ किया था आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसी के अलोंग लगता है, इसी लाइन पे लगता है, ठीक है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उस प्लेन में नहीं होती जिस प्लेन में आपका करंट एलिमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाई करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ये प्लेन है कोई, इस प्लेन में करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये ऐसे है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन होगी, वो इस प्लेन में नहीं होगी जिसमें आपका करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये है इसमें थर्ड डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो एक्ट होता है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग ही वो फील्ड लगता है, ठीक है। चाहे वो इस पॉइंट पर बाहर की तरफ जाए, ऐसे ही बाहर की तरफ हो, चाहे वो ऐसे यहाँ से अंदर की तरफ होगा वो इसी लाइन पे, ठीक है, इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग ही लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो उस प्लेन में लाई ही नहीं करता है जिस प्लेन में करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़
बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, जो कूलम लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए उसके उसमें, और बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड।